हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज नैंसरी। आज के इस लेक्चर में मैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गवर्नर जनरल को यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो चैनल पर नए हों या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, उनके लिए मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्लेलिस्ट लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट लिंक पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ आप लोग जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आपके एक लाइक से ही ये वीडियो आगे जाता है और आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए इस तरीक़ा का और भी कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकूँ और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर सकूँ। आइए हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की, जिसमें हम गवर्नर जनरल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? इसको स्टार मार्क करिएगा। स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कल का लेक्चर आप सभी लोगों ने देखा होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को 1 नवंबर 1858 की जो उद्घोषणा थी महारानी की, वो आपको बताई हुई थी। इस उद्घोषणा को आपका जो है बेसिकली इलाहाबाद में घोषित किया गया था और उसमें बेसिकली क्या था, उस उद्घोषणा के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत जो है आपका लाए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, ये क्या था? 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका परिणाम था। तो इसका परिणाम क्या निकला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत के शासन जो है इनको सीधा ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। और इसके तहत जो लॉर्ड कैनिंग थे, ये ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना था। याद रखिएगा, भारत का प्रथम वायसराय कौन बनाया गया था? 1858 की जो आपकी उद्घोषणा थी, इसके तहत जो प्रथम वायसराय बनाया गया था, ये लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया था। ठीक है, सो आपको लॉर्ड कैनिंग के बारे में बस यही पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी हुआ? पहली बार डाक टिकट जो है किसके शासनकाल में जारी हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार डाक टिकट जो है आपका ये जारी हुआ था। ठीक है, स्टार मार्क करके इसको लिख लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार डाक टिकट जारी हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दिस याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने ही व्यपगत सिद्धांत लाया। व्यपगत का सिद्धांत किसका था? व्यपगत का सिद्धांत था किसका? लॉर्ड डलहौजी का। इसी सिद्धांत के अंतर्गत इसने कुछ प्रदेशों को विलय किया, जिसमें सबसे पहले सातारा को किया, उसके बाद जैतपुर एवं संबलपुर को, उसके बाद बाघाट को, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर एंड करौली। कुछ इस तरीके से ये सीक्वेंस है। आइए हम जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। आपको पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि पहली बार डाक टिकट इसी के शासनकाल में जारी किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट, डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश। ठीक है, विलय किए गए प्रदेश। आपको शुरुआत के 3 याद रखना है। मैं पहले बता देती हूँ, आपको शुरुआत के 3 याद रखना है, बाकी की बस आपको ऐसे रीडिंग कर लेनी है उनकी। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सातारा। सातारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले जिसका विलय किया गया वो सातारा था। कब किया गया? 1848 में। ये भी आपसे पूछा जाता है। 1848 में सातारा का विलय किया गया। देन आपको याद रखना है क्या? जैतपुर आपको याद रखना है। जैतपुर एवं संबलपुर। जैतपुर एवं संबलपुर को इसने कब विलय किया? जैतपुर एवं संबलपुर को इसने इसके 1 साल बाद 1849 में इसने विलय किया। इसके बाद हम बात करते हैं बाघाट की। बाघाट को इसने कब विलय किया? तो बाघाट को इसने आपका बेसिकली 1850 में आपका विलय किया। इसके बाद जो है इसने उदयपुर को विलय किया था। किसको? उदयपुर को। उदयपुर की अगर मैं बात करूँ तो 1852 में इसने विलय किया। एंड झांसी इंपॉर्टेंट है, देखिए झांसी को याद रखिएगा। झांसी को इसने विलय किया 1853 में इसने विलय किया। एंड आपको याद रखना है नागपुर को भी इसने विलय किया, तो नागपुर को 1854 में इसने विलय किया। एंड लास्ट आपको याद रखना है क्या? करौली। करौली को इसने कब विलय किया? तो इसने बेसिकली 1855 में विलय किया था। इसमें आपको शुरुआत के 3 याद रखना है, सातारा, जैतपुर एवं संबलपुर, और लास्ट आपको याद रखना है झांसी। मेरी तरफ से झांसी आपसे पूछा जा सकता है। आपके लिए सातारा इंपॉर्टेंट है,
बिकॉज ये पहला था जिसको डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया था अपने साम्राज्य में। ठीक है, तो सातारा याद रखिएगा, जैतपुर एवं संबलपुर 1849 में, बाघाट 1850 में। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक, भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था और प्रथम रेल लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय ही बिछाई गई थी। सो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसने रेल यात्रा का प्रारंभ जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। आइए हम देखते हैं दूसरा पॉइंट आपको जानना है। दूसरा पॉइंट आपको बेसिकली इसके रेल निर्माण की दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में जानना है। सो नोट करिएगा, भारत में रेल निर्माण की दिशा में, भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद आपको नोट करना है, इसी में इसके बाद आपको नोट करना है कि प्रथम जो आपकी रेलवे लाइन है ये आपकी कब आपकी बिछाई गई। सो यहाँ पर लिखिएगा प्रथम रेलवे लाइन, प्रथम रेलवे लाइन 1853 में। कब? 1853। इसको बिल्कुल अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिएगा। 1853 में बम्बई से थाने के बीच, कहाँ से कहाँ के बीच ये भी पूछा जाता है, बम्बई से थाने के बीच, बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। किसके समय बिछाई गई? डलहौजी के समय बिछाई गई थी। रेल जो आपकी यात्रा है, रेल यात्रा का प्रारंभ जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, रेल यात्रा का प्रारंभ, रेल यात्रा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है, प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, याद रखेंगे कि जो पहली रेलवे लाइन है ये आपकी बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के शासनकाल में 1853 में बिछाई गई थी। एंड रेल यात्रा का प्रारंभ जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। ठीक, लेकिन कभी भी अगर पूछा जाए कि रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, देन आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसको भी याद रखना है। कभी भी अगर पूछा जाता है कि रेलवे का सर्वाधिक विस्तार, तो ये आपके लाल कर्जन के समय में हुआ था। मैं लिख देती हूँ, रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 के आसपास देखा जाए तो 1900 के आसपास जो है कि आसपास लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को क्लियर रखना है। प्रथम रेलवे लाइन तो आपका बेसिकली किसके शासनकाल में बिछाई गई? डलहौजी। लेकिन रेलवे का सर्वाधिक विस्तार अगर कभी पूछा जाए तो ये लॉर्ड कर्जन थे। याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम जो है आपका प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय में ही हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नोट कर लेना है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र जो है इसका अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय में हुआ था। यहाँ पर नोट कर देती हूँ, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का विस्तार का अंतिम प्रमुख विस्तार। ठीक है, अंतिम प्रमुख लिखना चाहिए। अंतिम प्रमुख जो विस्तार है, अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय पे ही हुआ था। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक की चीज़ें कि किसके समय पर जो है बेसिकली आपके जो है ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम जो विस्तार है हुआ था। एक लास्ट चीज़ भी याद रखिएगा कि जो डलहौजी था इसका शासनकाल बेसिकली कब से कब तक था, तो 1848 से इसका जो है 56 तक था। ठीक है, याद रखिएगा। जो चूक का सिद्धांत या हड़प नीति है वो किसकी थी?
चूक का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, चूक का सिद्धांत या फिर आपका हड़प नीति, ये जो है आपको याद रखिएगा। इसका संबंध किससे? इसका संबंध आपके डलहौजी से, आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। इसमें होता ये था कि इसमें डलहौजी ने बेसिकली घोषणा की, इसने कहा कि जो आपके ऐसे शासक हैं जिनका खुद का पुत्र नहीं है, जिनका जो है दत्तक पुत्र जो है शासन कर रहा है, तो उनको जो है दत्तक पुत्र को शासन नहीं करने दिया जाएगा। ठीक, जिसमें आपने देखा कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं, इनके जो आपके दत्तक पुत्र थे, इनका क्या नाम था? इनका नाम था नाना साहब। तो नाना साहब जो हैं ये आपके शासन नहीं कर सकते थे। दूसरा आप लोगों ने देखा झांसी की रानी, इनके भी जो है बेसिकली दत्तक पुत्र ही शासन करते आगे। तो इसने कहा कि जो दत्तक पुत्र हैं वो शासन नहीं कर सकते हैं, ऐसा डलहौजी ने कहा। ये इसका चूक का सिद्धांत या हड़प नीति थी, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर हुआ डलहौजी के बारे में। मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये है, लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल का टाइगर कहता था? तो आपको याद रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का टाइगर कहता था। ठीक, अब वेलेस्ली से आपको याद आएगा सुरक्षा, आपका जो सहायक संधि प्रणाली है वो क्या याद आएगा? सहायक संधि प्रणाली। आप लोगों को याद है सहायक संधि प्रणाली? सहायक संधि प्रणाली मैंने बताया हुआ था। ये आपकी सहायक संधि प्रणाली जो वेलेस्ली की थी, ये बेसिकली एक रीज़न बना था किसका? 1857 की क्रांति का। किसका? 1857 की जो क्रांति है, इसका एक रीज़न बना हुआ था, एक कारण बना था। आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो भारतीय राज्य हैं इनको अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। सहायक संधि प्रणाली में होता यह था कि जो भारतीय राज्य हैं इनको अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाया जाता था। इसी को इसने सहायक संधि प्रणाली का नाम दिया। उसने सहायक संधि प्रणाली जो है इसका आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था, लेकिन ये क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। पिछले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि सहायक संधि जो है इसके अंतर्गत जो पहला राज्य विलय किया गया वो आपका हैदराबाद था। कौन सा था? हैदराबाद था। सो आइए हम जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। थोड़ा सा आपको नोट करना है, लॉर्ड वेलेस्ली, अगर मैं लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम की बात करूँ तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये 1798 से आपके 1805, आपको याद रखना है। इन्होंने इस टाइम अपना जो है शासन किया। इसमें आपको लिखना है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सहायक संधि प्रणाली एक्चुअल में है क्या। ये एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें जो भारतीय राज्य हैं इनको अंग्रेजी राजनीतिक परिधि के अंतर्गत लाया जाता था। ठीक है, का प्रयोग किया। ठीक, हालांकि सहायक संधि का आविष्कार इसने नहीं किया था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इसने प्रयोग किया। इसने क्या किया? प्रयोग किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से था और इसका विकास भी क्रमिक रूप से हो रहा था। बोला यह जाता है कि डुप्ले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने अपनी सेना जो है किराए पर भारतीय राज्यों को दे दी थी और अंग्रेजों ने भी ये प्रणाली अपनाई थी। ठीक है, और इसके अलावा कुछ चीज़ें और आप लोगों को याद रखना है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो विशिष्ट रूप से परिवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे उनमें हैदराबाद का नाम सबसे पहले आता है। तो लिखिए, इस संधि के अंतर्गत पहला राज्य जिसका विलय किया गया कौन सा था? हैदराबाद था। ये भी याद रखेगा, हैदराबाद। दूसरा अगर आप याद रखना चाहें तो मैं बता देती हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका मैसूर था। क्या था? मैसूर था दूसरा। एंड अगर आप तीसरा याद रखना चाहें तो तीसरा आपका तंजौर था। क्या था? तंजौर था। आई विश यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में आपको याद रखना है कि जो गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल टाइगर कहता था वो लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने बेसिकली 1798 से 1805 तक अपना शासन किया। इन्होंने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली जो है इसका प्रयोग किया था। हालांकि ये पहले से आपकी प्रणाली थी। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला राज्य जिसका विलय किया वो हैदराबाद था, दूसरा मैसूर था, तीसरा तंजौर था।
आई विश क्लियर हुआ होगा। मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? स्टार मार्क करिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लॉर्ड लिटन लिखता था। कौन लिखता था? लॉर्ड लिटन जो है ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है लॉर्ड रिपन, ठीक है, दूसरे हैं लॉर्ड लिटन। दोनों को आपको अलग अलग रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लॉर्ड लिटन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है वो पूछी जाती है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र के बारे में, क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है इसी के शासनकाल में पारित किया गया था और इस अधिनियम को मुहबंद करने वाला अधिनियम कहते थे। लिखिएगा इस चीज़ को, मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आपको नोट करना है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ। ठीक है, इस अधिनियम को हम क्या कहते हैं? तो आगे नोट करिएगा, इस अधिनियम को मुहबंद करने वाला अधिनियम कहा गया। मुहबंद करने वाला अधिनियम कहा गया, ठीक है, मुहबंद करने वाला ठीक। तो आपको लॉर्ड लिटन के बारे में सबसे पहला तो ये याद रखना है कि ओवन मेरेडिथ के नाम से लॉर्ड लिटन ही कविताएं लिखता था। कौन? लॉर्ड लिटन। अपार्ट फ्रॉम दिस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसी के शासनकाल में पारित हुआ था। कब हुआ था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित? 1878 में। देखिए, पहला जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि किसके काल में पारित हुआ? लॉर्ड लिटन। कब हुआ? 1878 में पारित हुआ। इस अधिनियम को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए, ये पूछे गए क्वेश्चन है तो आप लोगों को हवा में नहीं लेना है, याद रखना है कि इसको मुहबंद करने वाला अधिनियम कहा गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आई विश यहाँ तक क्लियर होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, पॉइंट्स क्लियर होते हैं, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए आप लोग। एक लाइक से ही आपका ये वीडियो आगे जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कौन वायसराय बर्मा युद्ध से संबंध आपका जो रखता था? तो आपको याद रखना है कि आपका डलहौजी और डफरिन, डलहौजी और डफरिन दोनों ही आपके जो है बर्मा युद्ध से संबंध रखते थे। डलहौजी और डफरिन दोनों ही आपके बर्मा जो आपका है युद्ध इससे संबंधित थे। अगर मैं डलहौजी की बात करूं तो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। हम डफरिन की बात करते हैं। लॉर्ड डफरिन की बात अगर मैं बात करूं, लॉर्ड डफरिन, ध्यान से सुनिएगा। लॉर्ड डफरिन जो है ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था। क्या रहा था? ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था, ठीक है, जनरल रहा था। और ये जो है डफरिन की अगर मैं बात करूँ तो डफरिन जो है लॉर्ड रिपन के बाद आया था। किसके बाद? लॉर्ड रिपन के बाद आपका जो है भारत आया था। और लॉर्ड रिपन के बाद जो है इसको जो है भारत का वायसराय बनाया गया था, ठीक है। वैसे तो इसका जो शासनकाल है वो शांतिपूर्ण था, लेकिन इसके शासनकाल में एक घटना हो जाती है जो कि आप बर्मा युद्ध अभी देख ही रहे हैं। तो इसके शासनकाल को वैसे शांति का काल माना जाता है, लेकिन इसी के शासनकाल में जो है तृतीय बर्मा युद्ध हो गया था। क्या हो गया था? तृतीय बर्मा युद्ध हो गया था। तृतीय बर्मा युद्ध आपका हो गया था, जिसके फलस्वरूप उत्तरी बर्मा जो है ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का अंग बन गया था। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सा आपको पॉइंट याद रखना है, वो ये याद रखना है कि भारत में कांग्रेस डफरिन जो है इसके शासनकाल में ही आया था, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। डफरिन के शासनकाल में ही कांग्रेस जो है आपका भारत में आया। तो आपको नोट कर लेना है कि भारत में डफरिन के भारत में कांग्रेस, ठीक है, भारत में कांग्रेस डफरिन के शासनकाल में 1885 में, कब? 1885 में आया, ठीक है। किसके काल में आया? तो ये आपके डफरिन के ही शासनकाल में आया था। पूछा जाता है आपसे कांग्रेस जो है किसके शासनकाल में भारत में आया? तो ये डफरिन के शासनकाल में ही आया। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर, किस विधेयक में यह प्रावधान दिया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं?
ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित किया जा सके। देखिए, ये एक विधेयक था जिसमें ये प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश जो हैं आपके, वो यूरोपियन व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि जो भारत में काम करने वाले और अंग्रेज जो जो आपके जो हैं न्यायाधीश हैं, इनके बीच समानता स्थापित हो। ये आपका था इल्वर्ट बिल था। क्या था? इल्वर्ट बिल था। इल्वर्ट बिल के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इल्वर्ट बिल की अगर मैं बात करूं तो ये विधान परिषद में जो विधेयक है, ये कब आपका बेसिकली प्रस्तुत किया गया था? तो ये 2 फेब को आपका प्रस्तुत किया गया था। 2 फेब 1883 को जो है बेसिकली ये विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया और इसे ही इल्वर्ट बिल कहा जाता है। और इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों को जो शक्तियां हैं वो समान शक्तियां दे दी जाएं। सो इल्वर्ट आप बिल समझ गए। इल्वर्ट बिल क्या था? इस बिल के अंतर्गत भारतीय न्यायाधीश और जो आपके बेसिकली अंग्रेज न्यायाधीश थे, इनमें समानता स्थापित करना बेसिकली उद्देश्य था। पहले ये था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चला सकते थे, लेकिन इल्वर्ट बिल के बाद ऐसा हुआ कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो आपके यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। इसी को इल्वर्ट बिल नाम दिया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था? तो ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था। और आप लोग वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था। किसके समय पर? लॉर्ड कर्जन के समय पर बंगाल विभाजन हुआ था। आइए हम बात करते हैं बंगाल विभाजन की। अगर मैं बंगाल विभाजन की बात करूं तो बंगाल विभाजन में आप लोगों को याद रखना है कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा बेसिकली कई जगह आपको 18 जुलाई को मिलेगी, कई जगह 19 को, कई जगह 20 को। ठीक है, लेकिन आपको जुलाई याद रखना है। ठीक है, आपको 18, 19, 20 याद नहीं रखना है, आपको बस जुलाई याद रखना है। जुलाई 1905 जो है, इसको भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। तो घोषणा कब की गई थी ये इंपॉर्टेंट है। तो 18 जुलाई या फिर 19 जुलाई या 20 जुलाई, इसको जो है आपको याद रखना है। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन जो है इसका प्रस्ताव आपका रखा गया था। ठीक है, प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के आपके जो टाउन हॉल हैं, यहाँ पर स्वदेशी और बहिष्कृत आपका जो है आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के तहत आचार्य PC राय ने स्वदेशी केमिस्ट स्टोर्स जो है इसकी स्थापना की थी। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और चीज़ें भी आपको जानना है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, जिसे आप असम कहें यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखना है। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल विभाजन की। तो आपको नोट करना है बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी। नोट करिएगा, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19-20 और कई जगह आपको 18 भी मिलेगी। ठीक है, मैं तीनों लिख देती हूँ ताकि कभी आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन गवर्नर, उस समय आपके बेसिकली तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो उस समय जो आपके वायसराय थे वो कर्जन थे। कर्जन के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा किया गया। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को जो है बेसिकली 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि घोषणा कब हुई। दूसरा ये इंपॉर्टेंट बनता है कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था। तो नोट कर लीजिए यहाँ पर बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। घोषणा कब की गई? तो आपको याद रखना है जुलाई 1905 में। प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था। इतिहास में इसे बंगभंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेज की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। तो नोट कर लीजिए, इतिहास में इसे बंगभंग के नाम से भी जाना जाता है। के
नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो नीति वाली नीति का ही अंग है। ठीक है, फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। ठीक है, किसका अंग था? फूट डालो शासन करो की नीति का ही एक अंग था। इस आंदोलन जो है बेसिकली ये जो आपका बंगाल विभाजन था, इसके तहत इसके विरोध में 1905 में संपूर्ण देश में एक आंदोलन चलाया गया, बंग भंग आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन की शुरुआत जो है संपूर्ण देश में इसी के विरोध में हुआ था। ठीक है, सो नोट करिएगा, इस प्रस्ताव के विरोध में, मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, इस प्रस्ताव के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहाँ पर? टाउन हॉल में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। ठीक है, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। इसी जो प्रस्ताव है इसी के चलते चलाया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोगों को याद रखना है कि 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हुआ था ना, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला जो भाग था ये था आपका पश्चिम बंगाल। इसकी जो राजधानी थी, मैं कैपिटल यानी कि सी से कैपिटल समझिएगा, कैपिटल इसकी जो थी वो कलकत्ता थी। कहाँ थी? कलकत्ता थी। और इसके जो जनरल अगर मैं बात करूँ तो इसके जो जनरल थे वो एंड्रयू फ्रेजर थे। कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है, फ्रेजर थे। दूसरा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है पूर्वी बंगाल एंड असम। इनकी जो कैपिटल थी ये ढाका थी। कहाँ थी? ढाका थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। एंड जनरल कौन थे? तो इसके जनरल जो थे, इसके जनरल का नाम है फूलर। क्या नाम है? फूलर। ठीक है, फूलर। इस विभाजन के समय रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर RNT, इन्होंने अमार सोनार बांग्ला नामक जो गीत है इसकी रचना की। तो इसी बेसिकली विभाजन जो है, इसी विभाजन के समय ही इन्होंने अमार सोनार बांग्ला, कई बार पूछा जाता है अमार सोनार बांग्ला, इसके रचयिता कौन है? अमार सोनार बांग्ला के जो रचयिता हैं वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर RNT हैं। इसकी रचना किस आपके जो है विभाजन के तहत की गई थी, किस आंदोलन के तहत की गई थी? तो ये आपके जो है बंगाल विभाजन के तहत की गई थी। ठीक है, यही जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। 1906 में अरुणडेल समिति की सिफारिश से 1911 में बंग भंग को रद्द कर दिया गया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा कि 1906 में अरुणडेल समिति की सिफारिश पर सिफारिश से 1911 में, कब? 1911 में बंग भंग जो है आपका रद्द कर दिया गया। तो बंग भंग कब रद्द कर दिया गया पूछा जाता है। रद्द कर दिया गया 1906 की जो आपकी अरुणडेल समिति थी, इसकी सिफारिश पर 1911 में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों को? अगर बंग भंग की अवधि पूछी जाए, बंग भंग की अवधि क्या रही? तो बंग भंग की अवधि रही है आपकी 1906 से, कब? 1906 से 1911। ठीक है, 1906 से 1911 मानी जाती है। ठीक है, 1905 मत कर दीजिएगा। आपको कुछ और चीज़ें भी जाननी हैं बंगाल विभाजन के बारे में, जो कि लास्ट पॉइंट होगा बंगाल विभाजन के बारे में। आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है, जो वायसराय आपके लॉर्ड हॉर्डिंग थे, इन्होंने 1911 में, किसने? हॉर्डिंग जो थे वायसराय, इन्होंने 1911 में
जॉर्ज पंचम, किसको? जॉर्ज पंचम जो थे, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को भारत बुलाया। किसने बुलाया महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम को भारत में? जो वायसराय थे भारत के उस टाइम, वो थे आपके लॉर्ड हॉर्डिंग। 1911 में इन्होंने जॉर्ज पंचम, ये याद रखिएगा, 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को जो है भारत बुलाया और दिल्ली में एक भव्य दरबार आपका आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? दिल्ली में एक भव्य दरबार लगाया जाता है। दिल्ली में एक भव्य दरबार आपका लगाया जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है इस द्वार में, या इस बेसिकली दरबार में होता क्या है? इस दरबार में आपका जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन, इसको रद्द कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण घटना होती है, राजधानी जो है स्थानांतरित कर दी जाती है। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि बंगाल विभाजन को जो है बेसिकली किसके द्वारा रद्द कर दिया गया? तो ये जो है महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम के द्वारा रद्द कर दिया गया था। जब आपके वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को भारत बुलाया, दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया और इसी दरबार में बंगाल जो आपका विभाजन है इसको रद्द कर दिया गया था। आई विश क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे कि वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई, तो ये लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के बारे में आपको याद रखना है कि लॉर्ड मेयो ने जो है बेसिकली भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में ही हुई थी, 1972 में। सो याद रखिएगा कि प्रथम जो जनगणना है ये लॉर्ड मेयो के काल में ही आपकी प्रारंभ हुई थी। लेकिन नियमित जनगणना अगर पूछी जाए तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो पहला ऐसा आपका जो है बेसिकली वायसराय था जिसकी हत्या भारत में हुई थी। इसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक आपका जो है शेर अली अफरीदी नामक कैदी ने कर दी थी। ठीक है, सो आपको भी ये भी याद रखना है कि लॉर्ड मेयो जो है प्रथम गवर्नर जनरल भी था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही हो गई थी, पूछा जाता है। आइए हम नोट करते हैं जितने पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़ लिए हैं लॉर्ड मेयो के बारे में। अगर मैं लॉर्ड मेयो की बात करूं तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो की अगर मैं बात करूं तो इनका जो कार्यकाल रहा है ये 1869 से 72 तक माना जाता है। ठीक है, इनके काल में कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, 1872 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम जनगणना प्रारंभ होने का समय है। तो प्रथम जनगणना कब प्रारंभ की गई? 1872 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। कब हुई? 1881 में शुरू हुई। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान हुई। आगे नोट करिएगा, मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके शासनकाल में हुई। इससे शर्मनाक बात और क्या होगी, है ना, कि उसी के शासनकाल में, उसकी जो है कार्यकाल में उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक, कहाँ पर हुई थी? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में हुई थी। आई विश क्लियर होगा यहाँ तक की सारी चीज़ें। अगर क्लियर हुआ है ना तो तुरंत जाइए और एक लाइक ठोकिए तुरंत से। तो आप लोगों को क्लियर हो गया?
आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है। अगर मैं स्थानीय स्वशासन की बात करूं तो स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। स्टार मार्क करिएगा, स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, याद रखिएगा। एक लॉर्ड रिपन ही था जिसको मैं ये कह सकती हूँ कि ब्रिटिश भारत के जो सभी वायसराय थे, इन सभी वायसराय में सबसे ज़्यादा उदारवादी था। और इसकी उदारता इतनी ज़्यादा थी कि इसने महिलाओं और बच्चों से संबंधित बहुत सारे उदारवादी नियम बनाए, जो बिल्कुल इसको साबित करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा उदार था इन वायसराय में। बाकी सब देख चुके हैं आप लोग, क्रूरता से भरे हुए थे। कोई इन लोगों का मतलब एक कर्जन था, एक डलहौजी था, सब अलग अलग तरीके से अपने तरीके से राज कर रहे थे, बट लॉर्ड रिपन उनमें से नहीं था। लॉर्ड रिपन ही एक ऐसा वायसराय था जिसका दिल ना भारत के लिए धड़कता था। ये बहुत ज़्यादा उदारवादी था। इसने 100 या उससे अधिक जो आपके हैं कार्यरत मजदूर वाली जो फैक्ट्री थी, इसमें काम करने वाले जो महिलाएं और जो बच्चे थे, इनके संबंध में कुछ उदारवादी नियम भी बनाए। इसके चलते इसने प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से इस अधिनियम को भी बनाया। और इस अधिनियम में कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो 7 वर्ष से ज़्यादा और 12 वर्ष के बच्चे हैं, इनकी कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे होनी चाहिए और 1 महीने में 4 छुट्टियों का प्रावधान किया गया। इसने दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया। कब? 1891 में बनाया। और इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है लॉर्ड रिपन के बारे में, क्योंकि लॉर्ड रिपन जो है ये पहला ऐसा वायसराय था जो बहुत ज़्यादा उदारवादी था। इसी की वजह से भारत में थोड़ा बहुत इसको जो है जाना मतलब माना जाता है लॉर्ड रिपन को। बाकी सबको आप देख चुके हैं। आइए देखते हैं हम लॉर्ड रिपन के बारे में। आपको नोट कर लेना है, लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। ठीक है, सबसे अधिक उदारवादी किसको? लॉर्ड रिपन को माना जाता है, याद रखिएगा। और उसके बाद आपको याद रखना है कि उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्री उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए। ठीक है, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। सो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट था, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम पर रोक लगाने, 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि 9 घंटे करने और 1 महीने में 4 छुट्टियों का प्रावधान किया गया। मैं फिर से बोल देती हूँ, नोट करिएगा। आगे आपको नोट करना है, इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा इन्हें महीने में 4 छुट्टी देने का प्रावधान किया गया। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम आपको नोट करना है। दूसरा जो फैक्ट्री अधिनियम था वो कब का था? तो दूसरा फैक्ट्री जो आपका अधिनियम था, फैक्ट्री अधिनियम, ये आपको नोट करना है 1891 का था। और इस अधिनियम में सभी जो मजदूर हैं इनके लिए साप्ताहिक छुट्टी की जो है बेसिकली व्यवस्था की गई थी।
लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन जो है आपका स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है, तो ये लॉर्ड रिपन को ही जाना जाता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे लॉर्ड कॉर्नवालिस डैश को जाना जाता है। इनको जो है बेसिकली बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। बंगाल की जो स्थायी राजस्व व्यवस्था है इसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। अगर मैं स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त की बात करूं तो ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू था। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ स्थायी बंदोबस्त के बारे में। स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त या फिर जमींदारी, ठीक है, या फिर जमींदारी, जमींदारी बंदोबस्त। अगर मैं स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त की बात करूं तो याद रखिएगा कि स्थायी बंदोबस्त या आपका जमींदारी बंदोबस्त बंगाल में था, बंगाल में था, और कहाँ पर था, बंगाल में था, बिहार में था, और उड़ीसा में लागू था, उड़ीसा में लागू था। ठीक है, पहला आपको क्लियर हुआ, पहला आपको क्लियर हुआ। दूसरा यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ किसकी, रैयतवाड़ी सिस्टम की। रैयतवाड़ी अगर बात करूँ, रैयतवाड़ी आगे आप पढ़ेंगे, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी की बात करूँ तो रैयतवाड़ी जो आपका सिस्टम था ये आपका साउथ इंडिया के रीजन्स जो हैं यहाँ पर आपका बेसिकली लागू था। तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि रैयतवाड़ी का संबंध दक्षिण भारत से है, दक्षिण भारत में लागू था। कहाँ पर, दक्षिण भारत में ये आपका लागू था, दक्षिण भारत में लागू था। कुछ चीज़ें और जान लीजिए, जैसे अगर मैं बात करूं स्थायी बंदोबस्त की तो इसमें राजस्व एकत्रित करने का जो अधिकार है किसानों या रैयतों के राजा और तालुकदारों को था। वहीं पर जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में ऐसा नहीं था। ठीक है, एक और आपका महालवारी आता है, क्या, महालवारी बंदोबस्त आता है। इसमें क्या था, महालवारी में, इस महालवारी सिस्टम में बेसिकली ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में था। इसको भी जान लीजिए थोड़ा सा। अगर मैं महालवारी की बात करूं, अगर मैं महालवारी की बात करूं, किसकी, महालवारी की, महालवारी सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो महालवारी जो सिस्टम है ये आपका नॉर्थ वेस्ट में था। कहाँ पर था, नॉर्थ वेस्ट रीजन में था। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में था। ठीक है, सो ये तीन आपने पढ़े, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त एंड आपका महालवारी। क्लियर हुआ आप लोगों को। पहला तो आपको ये याद रखना है कि तीन कौन कौन से, स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी है एंड आपका कौन सा है, एंड लास्ट है आपका महालवारी। अगर मैं स्थायी की बात करूँ तो स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू था। वहीं पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त आपका साउथ इंडियन रीजन में लागू था एंड महालवारी नॉर्थ वेस्ट रीजन में था। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है अफगान युद्ध, बर्मा युद्ध, आर्म्स एंड एक्ट, प्रेस एक्ट में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल में नहीं मानी जाती है। तो बर्मा युद्ध लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल में नहीं हुआ है। ठीक है, अफगान युद्ध आपको याद रखना है, आर्म्स एंड आपका प्रेस एक्ट बेसिकली किसके काल में है, तो ये लॉर्ड लिटिन का बेसिकली काल था। लेकिन आपको याद रखना है बर्मा युद्ध से इनका कोई संबंध नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट आपसे बेसिकली क्या है, बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजुरा केस किसके शासनकाल में हुआ। तो बंगाल का जो प्रसिद्ध कोसीजुरा केस है ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में होता है। किसके, वॉरेन हेस्टिंग्स के। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं इन्होंने सर्वप्रथम 1872 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अनुसार बंगाल में द्वैध शासन जो है इसको समाप्त करने की घोषणा की और राजकीय आपके जो कोषागार है इसका स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से इन्होंने कोलकाता कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बेसिकली 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। आइए इनके बारे में नोट करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट कि इनको जो है 1774 में, कब, 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत, प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 में, कब, 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन, पूछा जाता है बंगाल में द्वैध शासन जो है इसकी समाप्ति किसने की, तो बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार, मैं इसको हटाने वाली हूँ, और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। ठीक, याद रखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में एक और पॉइंट याद रखना है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जन प्रशासन जो है इसकी नींव मजबूती से रखी। तो जन प्रशासन की नींव मजबूती से किसने रखी थी, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही रखी थी। क्लियर हुआ आप लोगों को? मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कुछ और पॉइंट्स, आई एम सो सॉरी, एक और लास्ट पॉइंट आप लोग जान लीजिए। 1784 की बात है, 1784 की बात है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे, याद रखिएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स और बेलेजली दोनों ही संबंधित थे, बस मुझे इतना ही बताना था। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ है आपका, सुरक्षा प्रकोष्ठ मैं एक बार लिख देती हूँ, सुरक्षा प्रकोष्ठ, सुरक्षा प्रकोष्ठ कहें या फिर आपका घेरे की नीति कहें, घेरे की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ या फिर घेरे की जो नीति है, इसका जो बेसिकली संबंध रहा है ये वॉरेन हेस्टिंग्स से था, वॉरेन हेस्टिंग्स से था और किससे था, और आपके बेलेजली से था। ऑलरेडी आप देख चुके हैं, बेलेजली इन दो व्यक्तियों से था। वॉरेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। किसका? महाभियोग जो है आपके, महाभियोग का मुकदमा किस पर चलाया गया? महाभियोग का मुकदमा वॉरेन हेस्टिंग्स पर ही चलाया गया था। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन एवं हंटर आयोग का गठन निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ? हंटर आयोग का गठन जो है इनके समय पर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? भारत में बजट व्यवस्था पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा कि भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है ये कैनिंग के समय पर होता है। किसके? लॉर्ड कैनिंग के समय पर होता है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया किसने? विलियम बेंटिंक ने लिया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय विलियम बेंटिंक ने लिया था। अगर मैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करूं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है इन्होंने जुलाई 1828 जो है इसमें गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। इसने जो है सती प्रथा, ध्यान से सुनिएगा, विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा और आपका जो बालिका शिशुवध है, बालिका शिशुवध, ये तो बहुत पहले से प्रचलन में था। बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इसने कई सारे प्रयत्न किए। देश में ठगी समाप्त करने और शांति स्थापित करने का श्रेय इसे ही दिया जाता है। तो ठगी को किसने समाप्त किया? ठगी को समाप्त किया विलियम बेंटिंक ने। सती प्रथा का बेसिकली और बालिका शिशुवध पर बेसिकली किसने सामाजिक कुरीतियों के चलते प्रभावकारी प्रयत्न किए? तो विलियम बेंटिंक ने किए। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता है इसकी नीति भी अपनाई थी। ठीक है, तो विलियम बेंटिंक के बारे में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। भारत के इतिहास में बेंटिंक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है। अगर मैं कभी विलियम बेंटिंक की बात करूं तो समझ जाइएगा भारत में इनका जो नाम है बेसिकली सामाजिक, देखिए इन्होंने सामाजिक सुधारों के लिए सती प्रथा जैसे जो आपकी प्रथाएं थी इनके लिए प्रयास किए, बालिका शिशुवध के लिए प्रयास किए। तो इनका जो नाम है बेसिकली सामाजिक और आपके जो सामाजिक तथा जो प्रशासनिक सुधार हैं, प्रशासनिक सुधार, इन सुधारों के लिए इनका नाम याद किया जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया और इस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर
आपका जो है जनरल कहा जाने लगा। और 1833 में विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि 1833 का जो आपका चार्टर एक्ट है ये क्या था, चार्टर एक्ट। और इस एक्ट के तहत जो प्रथम आपका गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था। ठीक है, तो 1833 का चार्टर एक्ट जो है कहता है कि भारतीय प्रशासन जो है इसको पूर्णतः केंद्रीकृत कर दिया गया। और इस एक्ट के द्वारा बंगाल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, ये बहुत महत्वपूर्ण है 1833 का, क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, तो वो कौन सा एक्ट था जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ये 1833 का चार्टर एक्ट था। और इसी एक्ट के तहत नोट करिएगा 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, किसको बनाया गया? विलियम बेंटिंक को प्रथम गवर्नर जनरल आपका बनाया गया था। किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय तो मैकाले को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत जो है आपकी, इनकी राजधानी कोलकाता से आपका जो है दिल्ली स्थानांतरित की गई है, दिल्ली को बनाया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपके लॉर्ड हार्डिंग हैं, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, इनकी समय पर 1911 में, कब? 1911 में दिल्ली में बेसिकली आपका जो है दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया जाता है, जिसमें इन्होंने किसको? जॉर्ज पंचम को इन्होंने बुलाया। और किसको बुलाया? महारानी मैरी को इन्होंने इनवाइट किया। और ये दोनों आते हैं, महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम आते हैं दिल्ली में। एक भव्य दरबार आयोजित किया जाता है जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से हम जानते हैं। और इसी दरबार में एक तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, इसमें आपका जो है बंगाल जो विभाजन है इसको रद्द कर दिया गया था। और आपकी जो राजधानी, इसका स्थानांतरण की घोषणा कर दी गई थी। और राजधानी का स्थानांतरण आपका जो है कोलकाता से दिल्ली कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ये सी गोपालाचारी जी थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि भारत में राजस्व एकत्रित करने के लिए स्थायी बंदोबस्त का संबंध किससे है? लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 में इसने 10 वर्षीय लगान जो है इसको लागू करने की घोषणा की। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसने इसको स्वीकृति प्रदान की। और इसी व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। डायरेक्टर्स की स्वीकृति मिलने के बाद 1793 में 10 वर्षीय जो आपका स्थायी बंदोबस्त है इसको जो है बेसिकली लागू कर दिया गया। और भू राजस्व की यही व्यवस्था आपकी बेसिकली इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, स्थायी बंदोबस्त को हम और किस नाम से जाने जाते हैं? इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी इसको हम जानते हैं, बंदोबस्त के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसमें हुआ क्या था? इसमें जो है वार्षिक लगान के स्थान पर 10 वर्षीय जो आपका लगान है इसकी व्यवस्था की घोषणा की गई थी स्थायी बंदोबस्त में। स्थायी बंदोबस्त से किसका बेसिकली संबंध है? कॉर्नवालिस का है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैतबाड़ी बंदोबस्त जो है आपकी, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो रैतबाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। थॉमस मुनरो जो मद्रास के 1820 से 1827 तक आपके जो है गवर्नर रहे। इन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग जो है भूमि कर का आधार मानकर रैतबाड़ी बंदोबस्त जो है
है आपकी रैयतवाड़ी पद्धति को मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। कहाँ पर? इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी जो आपकी बंदोबस्त है इसको लागू किया था। किसमें? मद्रास प्रेसिडेंसी में इसमें लागू किया था। ठीक है, मुनरो जो है इनकी भूमि की व्यवस्था कर लगभग 30 वर्ष तक आपकी ये चलती रही थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? पढ़ चुके हैं, विलियम बेंटिंग ने किया। एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो ये डलहौजी ने बनाया था। डलहौजी के बारे में आप विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब आप मुझे 1 मिनट दीजिए, आप लोग रिवीजन करिए, मैं पानी पी लेती हूँ तब तक। क्लियर हुआ? मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? आप सभी को पता है कि राज्य हड़प नीति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। फटाफट से आप लोग अब बता सकते हैं कि किस गवर्नर जनरल का नाम जो है बेसिकली आपका किससे जुड़ा हुआ है? हड़प नीति से जुड़ा है। तो ये लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ, डॉक्ट्रिन लिखा है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत जिसे कहा गया, व्यपगत सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर व्यपगत का सिद्धांत का आरंभ लॉर्ड डलहौजी नहीं किया था। इस सिद्धांत के आधार पर इसने 1848 में सबसे पहले सतारा का विलय किया। इसके बाद इसने जैतपुर, संभलपुर का, बघाट का, उदयपुर का, झांसी का, नागपुर का, करौली का अंग्रेजी राज्य में इसने विलय कर लिया था। इसके अतिरिक्त इसने कुशासन के आरोप में डलहौजी द्वारा 1856 में अवध का भी विलय कर लिया गया था। इस तरीके से इसने जो है अपने अंग्रेजी राज्य में इन सभी को मिला लिया था। सबसे पहले इसने सतारा को मिलाया था। किसको? सतारा को मिलाया था। सतारा कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ बिछाई गई? तो ये कोलकाता से आगरा बिछाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राफ लाइन के बारे में आप सभी को याद रखना है कि टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत सबसे पहले कब की गई थी? 1853 में की गई थी। ये भी नोट कर लीजिएगा, 1853 में कलकत्ता से आगरा के मध्य शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का अंतिम वायसराय था। तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। किसके शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था? अंतिम वायसराय माउंटबेटन के शासनकाल में ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता, एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता अधिनियम आपका जो है ये पारित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। ये आपका जो है 18 जुलाई को पारित हुआ था। कब हुआ था? 18 जुलाई को आपका पारित किया गया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रस्तुत कब किया गया था? तो इसको प्रस्तुत किया गया था आपका 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा। किसके द्वारा? इटली द्वारा इसको जो है बेसिकली आपका प्रस्तुत किया गया था। महत्वपूर्ण आपके लिए है, किसके शासनकाल में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया? माउंटबेटन के शासनकाल में। ठीक है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? माउंटबेटन ही थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? अगर मैं बात करूं भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र होता है, तो हमारा प्यारा जो भारत है वो बेसिकली जिसके वायसराय काल में स्वतंत्र होता है वो है माउंटबेटन। किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुआ? माउंटबेटन के शासनकाल में ही हमारा प्यारा भारत स्वतंत्र होता है। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता 1947 जो है किसके समय पर आपकी जो है मिली? तो ये माउंटबेटन के समय पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था सी गोपालाचारी था। याद रखिएगा, सी गोपालाचारी का अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो इनका कार्यकाल 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक रहा। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी ही थे। याद रखिएगा इस बात को। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला जो भारतीय गवर्नर जनरल था ये सी गोपालाचारी था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी था। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाए तो ये सी गोपालाचारी था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए,
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की अगर मैं बात करूं तो ये किसके शासनकाल में पारित किया जाता है? ये कर्जन के शासनकाल में पारित किया जाता है। कर्जन, अगर मैं बात करूं लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन जो है याद रखिएगा, इसका समय आपका 1899 से 1905 तक आपका रहता है। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में आपका पारित होता है। और वर्ष 1902 में आपके जो सर टॉमस रेले हैं, सर टॉमस, ठीक है, थॉमस मत कर दीजिएगा, सर टॉमस रेले, ठीक है, सर टॉमस रेले के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है। तो याद रखिएगा कि 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में बेसिकली आपका जो है विश्वविद्यालय जो आपका आयोग है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया और कब किया गया? 1902 में किया गया। सर टॉमस रेले जो है इनकी अध्यक्षता में गठित किया जाता है। और वर्ष 1904 में उसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया। कब? 1904 में। विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में होता है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में होता है, लेकिन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 में। याद रखेंगे आप लोग, विश्वविद्यालय आयोग जो है इसका गठन सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कुछ इस तरीके से है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लॉर्ड रिपन, जिसका दिल भारत के लिए धड़कता था। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? मुंबई से ठाणे के बीच प्रारंभ की गई थी, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो आज का लेक्चर यहीं तक का था। कल के लेक्चर में हम आगे की जो है आपकी घटनाओं को पढ़ेंगे। आई विश यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।